इस वक्त की बड़ी खबर डूंगरपुर से। कार से करीब 5 करोड़ कैश जब्त किया गया है। कार सवार 2 लोग पुलिस हिरासत में। दिल्ली से गुजरात ये कैश ले जाया जा रहा था। रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डूंगरपुर से बड़ी खबर, 5 करोड़ कैश जब्त किया गया है। एक कार से ये कैश जब्त किया है और कार सवार 2 लोगों को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है ये कैश की रकम दिल्ली से गुजरात ले जाई जा रही थी। रतनपुर बॉर्डर पर ये कार्रवाई की गई। डूंगरपुर से बड़ी खबर, 5 करोड़ कैश जब्त। जयेश पवार मेरे सहयोगी डूंगरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, पूरा मामला क्या है? जी सुमित, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस में रतनपुर चौकी जो है उनको एक कार से भारी मात्रा में कैश जो है तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की थी। इस दौरान दिल्ली पासिंग की एक कार को रोककर जब चालक और परिचालक से उसके जो सहयोगी उससे पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए आने जाने के बारे में। इसके बाद में पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो कार में सीटों के नीचे बने गुप्त बॉक्स में खानों में भारी संख्या में पुलिस को 500 के नोटों के बंडल दिखाई दिए। कैश के बारे में भी जब पुलिस ने उन दोनों कार सवार लोगों से पूछताछ की तो कैश के बारे में भी संतोषप्रद कोई जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ इतना बताया है कि वो कार दिल्ली से लेकर गुजरात की ओर जा रहे थे। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के बाद में पुलिस ने कार को और नोटों को जब्त कर लिया और थाने पर लेकर गई और जब कैश की गिनती की तो 4 करोड़ 49,99,500 रुपए यानी कि करीब 4.5 करोड़ रुपए जो है पुलिस ने कार से बरामद किए हैं। और गुजरात निवासी 2 लोगों को पुलिस ने मामले में फिलहाल गिरफ्तार किया है। और प्रारंभिक पूछताछ में ये जो बात सामने आई है कि पूरी जो राशि है वो हवाला कारोबार से जुड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस स्पष्ट तौर पर इस मामले में कुछ कह नहीं रही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। जयेश मेरे सहयोगी डूंगरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ कैश जब्त। और गहलोत कैबिनेट के महामंथन की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर महामंथन चल रहा है। प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा चल रही है। 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला संभव बताया जा रहा है। 10 जून तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। मैराथन बैठक में कई सुझाव भी सामने आए हैं। ब्लैक फंगस और वैक्सीनेशन पर चर्चा। महामंथन चल रहा है गहलोत कैबिनेट का। मौजूदा हालात पर चर्चा चल रही है और लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। इस बैठक में 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मैराथन बैठक में कई सुझाव सामने आए हैं। ब्लैक फंगस और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा जारी। प्रदेश में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस भी लगातार पांव पसारता जा रहा है। महामारी घोषित कर दिया गया है और अब इसे लेकर भी सरकार चिंतित है और ये चिंता बैठक में दिखाई दे रही है। प्रेम, ब्लैक फंगस वैक्सीनेशन पर भी चर्चा चल रही है। क्या कुछ अब तक इस बैठक से निकल कर आया? लॉकडाउन कब तक बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर कोई फैसला हुआ? देखिए सुमित जी, अभी जो कोविड प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ जो चर्चा की थी अब से कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है और अभी करीब 15 मिनट का विराम मुख्यमंत्री ने लिया है। कुछ देर बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी जिसमें सभी मंत्री हैं वीसी के माध्यम से मीटिंग से जुड़ेंगे। इससे पहले जो कोविड प्रबंधन को लेकर जो मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ने सुझाव दिए हैं। तो हमारे सूत्र है उनके मुताबिक डॉक्टर्स का कहना था कि 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को ये सुझाव दिए। अब कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मंथन होगा कि लॉकडाउन प्रदेश में कब तक बढ़ाया जा सकता है, 31 मई तक या फिर 10 जून तक। कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मंथन होगा। कुछ देर बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन ये तो लगभग तय है कि राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाएगी
31 मई तक बढ़ाती है या 10 जून तक, ये कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद ही यह तस्वीर पूरी तरह साफ हो आएगी। फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है। जी अच्छा, एक बात और, क्या इस लॉकडाउन को टुकड़ों में बढ़ाया जाएगा आगे, या फिर ये निश्चित हो गया है कि 10 जून तक ही बढ़ा जाएगा, 10 जून से आगे की भी कोई तारीख आ सकती है? प्रेम जी बिल्कुल सुमित जी, आपने सही सवाल किया। ये डिपेंड करता है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है। यदि मान लेते हैं कोरोना कम होता है तो सरकार लॉकडाउन आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर सकती है। यदि कोरोना के हालात है, केस है, वो जस के तस रहते हैं तो ये टुकड़ों में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संकेत दे चुके हैं कि सरकार लॉकडाउन को पूरी तरह समाप्त नहीं करेगी, पाबंदियां जारी रहेंगी और ये डिपेंड करेगा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति कैसी है, उसी के हिसाब से सरकार अपना निर्णय लेगी। ठीक है, शुक्रिया प्रेम, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। प्रेम मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला संभव है। कई सुझाव आए हैं, बैठक में डॉक्टर्स के साथ बैठक हुई, उन्होंने कहा 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। अब कैबिनेट की बैठक के बाद ये निकल कर सामने आएगा कि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जाता है या फिर 10 जून तक। मरुधरा पर एक और संकट गहराया है। ब्लैक फंगस के आतंक के बीच कोरोना से ठीक हो रहे बच्चों में MIS-C बीमारी फैल रही है। कोरोना संक्रमित बच्चे भी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन यानी MIS-C से जूझ रहे हैं। इस बीमारी के कारण बच्चों के अंगों में सूजन आती है। ब्लैक फंगस और अब MIS-C नाम की एक ऐसी बीमारी आई है जो बच्चों को प्रभावित कर रही है। किस प्रकार की बीमारी है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब। सर, MIS-C नाम की बीमारी सुनने में आ रही है, किस प्रकार की बीमारी है ये? MIS-C का जो पूरा फॉर्म है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशन हो वो अलग अलग ऑर्गन्स को एक साथ डैमेज कर सके, और ये खास तौर से बच्चों में 19 साल से नीचे की उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है। जो कोरोना से रिकवर हो चुके ऐसे बच्चों में इस प्रकार के सिम्टम ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं या फिर नॉर्मल बच्चों में भी होते हैं? नहीं, ये कोरोना रिकवर होने वाले बच्चों वाली बीमारी नहीं है। ये बीमारी, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था, कुछ लोग इसको पोस्ट कोविड भी कह रहे थे, वो नहीं है। क्योंकि इसके जो डायग्नोसिस करने का तरीका है उसमें कोविड इन्फेक्शन के एविडेंस में या तो RT-PCR पॉजिटिव या एंटीजन पॉजिटिव या कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव। तो अगर RT-PCR पॉजिटिव आता है या एंटीजन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब एक्टिव डिजीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये एक कोविड डिजीज़ का ही एक स्पेक्ट्रम है जिसमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन एक साथ आता है, और इसीलिए इसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। तो इसलिए पोस्ट कोविड वाली जो थॉट है वो मेरे को सही नहीं लगती। पोस्ट कोविड नहीं है तो इसको किस प्रकार की सावधानियां बरतनी आवश्यक है और अभी किस प्रकार के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं? इसमें सावधानी तो ये है कि हमको हमारे डॉक्टर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो उसको समय रहते इस स्थिति को पहचान लें और उसको पहचान करने के बाद उसका उपयुक्त उपचार शुरू हो जाए। क्योंकि इसमें एक स्थिति है जिसको हम बोलते हैं कावासाकी लाइक प्रेजेंटेशन। कावासाकी लाइक प्रेजेंटेशन में आपके प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है और साथ में आंखों में लाली ज़्यादा आती है। तो इस तरीके की जब प्रेजेंटेशन होती है इसमें हार्ट की जो एक आर्टरी है, कॉरोनरी आर्टरी, वो डैमेज उसके डैमेज होने की संभावना रहती है। तो ऐसे स्थिति में हमको एक स्पेशल इंजेक्शन है जिसको बोलते हैं IVIG, ये देने की ज़रूरत पड़ती है। तो महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी कि हमें एक तो डॉक्टर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है और साथ में इस समस्या को समय रहते पहचान के और सही उपचार करने से इन बच्चों की गंभीरता से बचाया भी जा सकता है और समस्या को कम किया जा सकता है। परिजन कैसे जानेंगे कि बच्चों को इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं? परिजनों को तो ये समझना है कि अगर आपके बच्चे के अगर बुखार के साथ दाने आ रहे हैं, आंखें लाल हो रही है या बच्चे के सांस में दिक्कत हो रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं या पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है और साथ में कोई टट्टी में खून आ रहा है, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बेहतर तो ये रहेगा कि वो चिकित्सक से राय ले लें। और आने वाले कुछ समय तक, खास तौर से चूँकि अब ये माना जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी
वो बच्चों को ज़्यादा असर दिखाएगी बच्चों पर। तो इसलिए इस समय आपको छोटी भी समस्या है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप चिकित्सक से राय लें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में नशे के खिलाफ प्रशासन ने नकेल कस दी है। टीवी स्क्रीन पर आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बाड़मेर की है, जहां आबकारी विभाग ने 22 लाख की 390 कार्टन शराब ट्रक से जब्त की। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां कार ड्राइवर को 33 पेटी के साथ पकड़ा गया। और अब आपको दिखाते हैं मकान में मैखाना। लॉकडाउन के दौरान सुबह 11 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन अलवर में शराब माफिया तू डाल डाल मैं पात पात वाला खेल खेल रहे हैं। होता यूं है कि दिन निकलते ही शराब कारोबारी शराब की पेटियों को कच्ची बस्ती और मोहल्लों में बने अवैध ठिकानों पर लाते हैं और फिर खुलकर शराब बेचते हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि पुलिस और आबकारी विभाग के साथ मिलीभगत के दम पर शराब माफिया ने मकानों को ही मैखाने में तब्दील कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो अलवर के रोड नंबर 2 के इस मकान में शराब का अवैध कारोबार खुलेआम कैसे चलता। मैं कुछ 10 मिनट बात कर ले बाद। हेलो, ठीक है, मैं कुछ 10 मिनट बात कर ले बाद। ठीक है, मैं कुछ 10 मिनट बात कर ले बाद। और अब खबर आंधी में लापता हो गई सड़क से जुड़ी। चौंकिए मत, बल्कि जैसलमेर से इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। रेत ही रेत और रेत के बीच खड़ी एक गाड़ी। पहली नजर में आप भी कहेंगे कि ये रेत की खदान है और गाड़ी पर शायद रेत लादी जा रही है, लेकिन ये क्या, गाड़ी वाले तो रेत हटा रहे हैं और गाड़ी के लिए रास्ता बना रहे हैं। चलिए अब हम बताते हैं वो पता और वो खबर कि आखिर सड़क कैसे लापता हो गई। दरअसल जैसलमेर के पोखरण में पिछले दिनों धूल भरी ऐसी आंधियां चली कि सड़क पर रेत की खदान पैदा हो गई। इतनी रेत कि सड़क का नामो निशान नहीं दिख रहा था कि सड़क को तो आंधी उड़ा ले गई और रह गई सिर्फ रेत ही रेत। अब इस रेत के कारण गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। हालत यह है कि गाड़ियां घंटों तक रेत में फंसी रहती हैं और गाड़ी के ड्राइवर खलासी इसी तरह रेत हटा हटा कर गाड़ियों को निकालते हैं। सड़क पर रेत भर जाने के कारण आसपास के गांवों के लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही सड़क पर रेत हटाने का काम शुरू किया जाएगा। सड़कों पे पिछले दिनों आंधियों के कारण रेत आई है, जिसकी सूचना आज हमें मिली है। उच्च अधिकारियों को बता दिया गया तुरंत, और तुरंत ही 1-2 दिन में रेत हटवा दी जाएगी। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। चलिए वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना काल के फरिश्ते।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना के कहर से शहर के साथ साथ अब गांव भी मुश्किल में है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण तेजी से जान भी जा रही है। इन सब के बीच अलवर के सरिस्का की वादियों में बसे 40 गांव इस खतरनाक वायरस के वार से महफूज हैं। इन गांवों के लिए प्रकृति ढाल का काम कर रही है। गांव की शुद्ध हवा और मेहनत मजदूरी के कारण लोगों की इम्यूनिटी पावर और लोगों की तुलना में बढ़िया है। शहर और दूसरे गांवों में बिगड़ते हालात के बाद सरिस्का के इन गांवों ने बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं आने का फैसला लिया। इन गांवों में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गांव के लोग भी बाहर नहीं निकल रहे। बहुत जरूरी होने पर निकलते भी हैं तो लौटने के बाद सबसे पहले अपने कपड़े साफ करते हैं, नहाते हैं और उसके बाद ही गांव में घुसते हैं। पूरे गांव के लिए एक साथ ही सामान मंगाए जाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यहां अभी तक किसी को भी वैक्सीन नहीं लगी है और ना ही कोई मेडिकल टीम गांव में पहुंची है। ग्रामीणों ने कहा कि देसी काढ़ा और गिलोय जैसी दूसरी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। खान पीन चल रहा है, इसीलिए कोई अभी तक कोई बीमारी वैसी हुई है नहीं किसी भी कारण से। और वैसे भी यहाँ पे कोई अगर कोई बाहर का आदमी आता है उसे आने भी नहीं देते हम। चलो नहीं था अभी तक तो कोई यहाँ पर वैसी कोई बीमारी हुई है, ऐसे कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर की टीम आई हुई है नहीं, यहाँ पे कोई छिड़काव कुछ भी नहीं हुआ अलाउ यहाँ। ये सर ये एक हम दूध देसी दूध पीते हैं, गाय भैंस रखते हैं तो मेहनत करते हैं, इस वजह से नहीं हुआ। हमारे गांव में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, बल्कि हमारे टीके भी अभी तक नहीं लगे। कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए फरिश्ता बनकर उभरे फिल्म अभिनेता सोनू सूद अब ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए सोनू अब जरूरी इंजेक्शन भेज रहे हैं। सोनू सूद ने श्रीगंगानगर से जोधपुर तक लोगों की मदद की है। अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई से श्रीगंगानगर की बीमार महिला की मदद की। सोनू सूद ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन मुंबई से श्रीगंगानगर भिजवाए। ये वो इंजेक्शन थे जो कहीं उपलब्ध नहीं हो रहे थे। वहीं सोनू सूद ने एम्स जोधपुर में इलाज करवा रहे कमल किशोर सिंगल के परिजनों ने लिपोसोमल इंजेक्शन के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद सोनू ने दिल्ली से कमल किशोर के लिए लिपोसोमल इंजेक्शन भिजवाए हैं। अभिनेता सोनू सूद ने श्रीगंगानगर में भी ब्लैक फंगस से पीड़ित बुजुर्ग महिला को जरूरी इंजेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। मदद मिलने के बाद बुजुर्ग महिला के परिजन सोनू सूद का शुक्रिया करते नहीं थक रहे। वहीं स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी भी है। सारी टीम दा ਜਿਹੜੀ दिन रात पूरी मेहनत करके लगी हुई है बिना थके, जबकि ਅਸੀਂ थक जाने हैं कि हाँ रात होगी दिन होगी, ਇਹ कुछ नहीं देख रहे, दिन रात लगे हुए है, रब ਦਾ रूप बने हुए है। हथ जोड़ बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ कि प्लीज़ मदद करो जिन्नी हो सकती है। मेरे मम्मी का नाम मनजीत कौर, टांटिया हॉस्पिटल गंगानगर है ने, जे किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के सोनू भाई का आभार व्यक्त करूंगा कि मेरी माता को लड़ने के लिए उन्होंने लिपोसोमल एम्पुटेशन भी उपलब्ध कराए और ये भी वादा किया कि मैं एंड तक मदद करता रहूँगा। हमारी पूरी टीम, मैं, कमल, विनोद, मोनिका, हमारा पूरा स्टाफ दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगा हुआ है। पर बिना इंजेक्शन या कुछ के भी हम लाचार हैं। हम आगे भी दूसरी फाउंडेशन से चाहेंगे कि वो भी आगे आए और ऐसे इंजेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करें। सोनू सूद फाउंडेशन के द्वारा श्री गंगानगर में भी एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला मनप्रीत कौर का भी मंजीत कौर को भी ब्लैक फंगस के लिए आवश्यक इंजेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अमनप्रीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उनके परिजन हैं। बॉस, आपने किस तरह से सोनू सूद फाउंडेशन को अप्रोच किया और किस तरह से आपको मदद मिल पाई? सर, मैंने जब मेरी मदर का ये पता लगा कि ब्लैक फंगस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो मुझे डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन के लिए बोला, जिसके लिए मैंने दूर दूर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और लोकल सारे हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट किया, पर मुझे इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ। तो मुझे एक मेरे परिचित मेरे मित्र हितेश जैन जी जोधपुर से हैं,
उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे कांटेक्ट सोनू सूद से करवाया। सोनू सूद फाउंडेशन द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और मुझे तुरंत विश्वास। कोरोना काल में बड़ी संख्या में सीटी स्कैन हो रहे हैं। क्रिटिकल केसों की सीटी स्कैन के माध्यम से स्थिति जानकर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कोरोना मरीजों का सीटी स्कैन करने वाले ये कर्मचारी भी इस महामारी को रोकने में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि कोरोना मरीजों में हो रहे संक्रमण का समय पर पता लग सके और उनका इलाज हो सके। दौसा से संवाददाता आशीष शर्मा ने जिला अस्पताल में संचालित सीटी स्कैन सेंटर का जायजा लिया, कर्मचारियों से बात की। कोरोना संकट में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं ये भी कोरोना योद्धा हैं जो प्रतिदिन कोविड मरीजों को फेस करते हैं, उनकी सीटी स्कैन करते हैं। यह दौसा का जिला अस्पताल में जो कल्पना सीटी स्कैन सेंटर है और यहाँ पर जो कोविड मरीज हैं उनकी जो सीटी स्कैन होती है। सामान्य दिनों की पहले बात करें, 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना नहीं चल रहा था तब यहाँ पर 80 से 100 मरीजों की प्रति माह सीटी स्कैन होती थी, लेकिन जैसे ही 1.5 माह से जब कोरोना चल रहा है तब से 500 से 600 होने लगी है। लेकिन जब दूसरी लहर आई है उसमें अप्रत्याशित रूप से HRCT की बढ़ोतरी हुई है। पिछले अप्रैल के माह में 1500 के करीब HRCT हुई थी और मई के अभी तक पूरा महीना खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही 1700 से 1800 के बीच HRCT हो चुकी है। हमारे साथ उपेंद्र जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। सर, किस तरह का परिवर्तन आया है, कितनी बढ़ोतरी आई है? अभी पहले इतना लोड नहीं हुआ करता था, अभी पेशेंट पूरे दिन आते रहते हैं और उनको हम अच्छे से पेशेंट को सेटिस्फाई करके ही भेजते हैं और 2 घंटे में रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवा देते हैं पेशेंट को। संख्या में बढ़ोतरी की बात करें तो पहले कितनी आती थी? पहले प्रति महीने 80-90 होती थी, अभी 500, 700, 1000 भी हो जाए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पिछले 2 महीने से पिछले अप्रैल में 1500 हुई हैं और अभी मई में 1700 के अबाउट हो चुकी हैं अभी, और अभी तो महीने में 8 दिन बकाए हैं। बिल्कुल लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और जो डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी हैं वो पीपीई किट पहनकर काम करते हैं, लेकिन ये बिना पीपीई किट पहनकर काम करते हैं। भैया हमारे साथ हैं, आप अंदर जाके उनको मरीजों को पूरी व्यवस्था करते तो डर लगता है, तो किस तरह बचते हो, क्या करते हो? सर, अपने बचाव में कई बार सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ करते हैं और जैसा भी होता है अपनी कोशिश यही रहती है कि इतना बचाव अपनी सेफ्टी से अपना काम करें और मरीजों को भी बचाया जाए। बिल्कुल, मरीजों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, मशीनों को बार बार सैनिटाइज वगैरह किया जाता है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोरोना महामारी के दौर में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक जिम्मेदार और दूसरे बेपरवाह। बेपरवाहों की खबरें तो आप आए दिन देखते हैं। आइए आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो न सिर्फ जिम्मेदार हैं बल्कि अपने ही अंदाज में समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। अजमेर के ब्यावर शहर में रहने वाले सत्यनारायण शर्मा के परिवार की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है, और क्यों न हो, इन्होंने कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने का अनूठा तरीका जो इजाद किया है। परिवार के सभी सदस्यों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अपने घर के बाहर वैक्सीनेटेड फैमिली लिखा पोस्टर लगाया है। राजकीय पटेल स्कूल में वरिष्ठ सहायक सत्यनारायण शर्मा के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव का इकलौता जरिया वैक्सीन है। वैक्सीन के प्रति आम लोगों की धारणा है कि वैक्सीन नहीं लगाने इससे बीमार हो जाएंगे, इसलिए इन सब से बचाव के लिए हमने पूरे परिवार ने वैक्सीनेशन करवाया और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए हमने घर के बाहर वैक्सीनेटेड फैमिली का बोर्ड लगाया ताकि ज़्यादा लोग प्रेरणा लेकर वैक्सीनेशन करवा सकें। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ब्यावर के शर्मा परिवार की सराहना की है। राजे ने सोशल मीडिया पर परिवार की तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि वैक्सीनेटेड फैमिली ने दूसरे परिवारों के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम की है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज़